नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत बड़े और चर्चित सुधार पर, एक राष्ट्र एक चुनाव। जी हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे देश में चुनाव कराने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। कभी सोचा है कि भारत में लगभग हर वक्त कहीं ना कहीं चुनावी माहौल क्यों बना रहता है? देश हमेशा एक तरह से इलेक्शन मोड में ही रहता है। और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या इस लगातार चलने वाले चुनावी चक्र का कोई समाधान है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, ये शब्द हम सब ने कई बार सुने हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? सबसे पहले आइए इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा साधा आइडिया ये है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएं। मतलब जब कोई वोटर पोलिंग बूथ पर जाए तो वो एक ही दिन लोकसभा के सांसद और अपने राज्य के विधायक दोनों को चुनने के लिए वोट डाल सके। बस यही इसका मूल विचार है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है। शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत असल में इसी व्यवस्था के साथ हुई थी। जी हाँ, आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। मतलब ये सिस्टम लगभग 15 सालों तक बहुत कामयाबी से चला, लेकिन फिर 1968-69 के बाद ये सिलसिला टूट गया। तो सवाल उठता है कि ये सिलसिला टूटा कैसे? वजह ये थी कि कई लोकसभा और राज्य सरकारें अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। कुछ सरकारें समय से पहले गिर गईं, तो कहीं विधानसभाएं भंग हो गईं, और इसी वजह से चुनावों का जो तालमेल था वो बिगड़ गया और देश बार बार होने वाले चुनावों के एक चक्कर में फंस गया। चलिए, अब इस विचार के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उन पर आते हैं। जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनका सबसे बड़ा और पहला तर्क है चुनावों पर होने वाला बेतहाशा खर्च। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनावों पर 55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए। ये पैसा रैलियों, विज्ञापनों और सिक्योरिटी पर लगता है। अब सोचिए, जब हर साल देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो ये खर्च कहाँ तक पहुंच जाता होगा? समर्थकों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से इस भारी भरकम खर्च में बड़ी कटौती की जा सकती है। और सिर्फ खर्च ही नहीं, इसके और भी कई फायदे गिनाए जाते हैं। जैसे कि बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाता है। इसके तहत सरकार कोई भी नई नीति या विकास योजना की घोषणा नहीं कर सकती। इससे होता ये है कि विकास के काम रुक जाते हैं। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो सरकारें इस चुनावी मोड से बाहर निकलकर गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगी। और इसी बात पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में जोर दिया है। उनका कहना है कि लगातार चुनावों की वजह से राजनीतिक दलों का सारा ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने पर लगा रहता है और विकास के काम पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा उन तर्कों को भी देख लेते हैं जो इस विचार के खिलाफ दिए जाते हैं। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बहस है वो है एक तरफ सुशासन और एफिशिएंसी की, और दूसरी तरफ हमारे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर इसके असर की। आलोचकों को डर है कि कहीं इससे राज्यों की स्वायत्तता को कोई खतरा न हो। सबसे बड़ी चिंता यही जताई जाती है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो हो सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो जाएं कि राज्यों के अपने लोकल मुद्दे कहीं दबकर रह जाएं। मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस चल रही है, तो हो सकता है कि किसी राज्य में किसानों की सिंचाई या साफ पानी जैसी जरूरी समस्या पर किसी का ध्यान ही न जाए। इसके अलावा पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए लाखों अतिरिक्त ईवीएम और पोलिंग कर्मचारियों की जरूरत होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है तब क्या होगा? और इस मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टियां भी साफ तौर पर बटी हुई हैं। जब कोविंद कमेटी ने राजनीतिक दलों से बात की तो 32 पार्टियों ने इसके समर्थन में अपनी राय दी, लेकिन 15 पार्टियों ने इसका विरोध भी किया। तो जाहिर है इस पर एक आम राजनीतिक सहमति बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। तो मान लीजिए अगर इसे लागू करने का फैसला ले लिया जाता है तो इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? चलिए, कमेटी ने जो प्लान सुझाया है उस पर एक नजर डालते हैं। कमेटी ने एक 2 स्टेप प्लान सजेस्ट किया है। पहले स्टेप में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद दूसरे स्टेप में इन चुनावों के 100 दिन के अंदर ही देश भर की नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी करा लिए जाएंगे। अब जाहिर है इतने बड़े बदलाव के लिए हमारे संविधान में भी कुछ बड़े संशोधन करने होंगे, जैसे कि आर्टिकल 83 और 172 में बदलाव करना होगा ताकि सरकारों के कार्यकाल को सिंक किया जा सके।
स्थानीय चुनावों के लिए एक नया आर्टिकल 324A जोड़ना होगा और आर्टिकल 325 में बदलाव करके पूरे देश के लिए एक कॉमन वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड बनाया जाएगा। वैसे ये बहस सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस मॉडल पर पहले से ही काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और बेल्जियम जैसे देशों में चुनाव एक साथ ही होते हैं। और हाल ही में इंडोनेशिया ने तो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डे इलेक्शन सफलतापूर्वक कराया है। तो जाहिर है इन देशों के अनुभवों से भारत काफी कुछ सीख सकता है। तो घूम फिरकर हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव देश का पैसा और समय बचाकर शासन में एफिशिएंसी लाएगा, या फिर ये हमारी राजनीतिक विविधता और संघीय ढांचे के लिए एक बड़ा जोखिम साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने से पहले इसके हर पहलू पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।